NCERT साइंस क्लास 9th चैप्टर 2 पार्ट 1 पेज नंबर 14, 15, 16। इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमें अपने चारों तरफ जो भी मैटर दिखाई पड़ रहा है वो सब के सब प्योर हैं, या फिर उनमें से कुछ प्योर हैं और कुछ इम्प्योर? प्योर सामान मतलब प्योर मैटर आप किसे समझते हैं? आपकी नज़र में प्योर मैटर क्या है? आप प्योर मैटर उसे समझते हैं जिसमें कोई अननेसेसरी मतलब कोई हार्मफुल चीज़ ना मिलाई गई हो। जैसे कि अगर आपने मार्केट से दूध ख़रीदा, अगर दूध में एक्स्ट्रा पानी या फिर कोई केमिकल वगैरह नहीं मिलाया गया है तो आप समझते हैं कि दूध प्योर है। और अगर कोई उसमें केमिकल या फिर कोई एक्स्ट्रा पानी अगर उसमें मिलाया गया है तो आप समझते हैं कि दूध फिर प्योर नहीं है वो। लेकिन अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो दूध में कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिलाई जाए या फिर ना मिलाई जाए, दूध फिर भी प्योर नहीं है। लेकिन अगर हम दूध के बजाय पानी के बारे में बात करें तो पानी साइंस की लैंग्वेज में प्योर है, लेकिन दूध प्योर नहीं है। दूध में आखिर कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिलाई भी नहीं गई, फिर भी दूध प्योर क्यों नहीं है? तो चलिए आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि हम जिस पानी के बारे में बात कर रहे हैं वो डिस्टिल वाटर है, मतलब लैब का पानी है जो कि फ़िल्टर करके रखा गया होता है, ना कि किसी समुद्र, झील या नल का पानी। हमारे घरों में जो नल लगा होता है उसका भी पानी प्योर नहीं होता, क्योंकि उसमें भी ज़मीन से बहुत सारे एलिमेंट पानी में मिल जाते हैं। लेकिन जो पानी लैब में रखा रहता है वो फ़िल्टर करके रखा रहता है, इसलिए वो प्योर रहता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं मिले होते हैं। जबकि जो समुद्र वगैरह में पानी पाया जाता है उसमें आप जानते होंगे कि नमक घुला रहता है, इसलिए वो प्योर नहीं है। पानी सिर्फ वही प्योर है जिसमें पानी के अलावा दूसरा कोई भी मैटर या एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम अगर बात करें पानी का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है H2O, जबकि जो समुद्र का पानी होता है उसमें सिर्फ पानी ही नहीं होता बल्कि उसमें नमक भी घुला रहता है, और नमक का केमिकल फार्मूला होता है NaCl। तो मतलब H2O में NaCl मिला हुआ है, मतलब दो मैटर आपस में मिले हुए हैं, एक H2O और दूसरा NaCl। तो इसलिए वो प्योर नहीं है क्योंकि उसमें दो मैटर हैं। इसी तरह दूध भी जो है प्योर नहीं है, क्योंकि दूध में भी एक से ज़्यादा मैटर आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि दूध में प्रोटीन भी होती है, फैट भी होता है और वाटर भी होता है, और उसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट और मैटर होते हैं। इसलिए दूध में एक से ज़्यादा मैटर होने की वजह से दूध प्योर नहीं है साइंस की लैंग्वेज में। जबकि जो लैब में फ़िल्टर करके डिस्टिल वाटर रखा रहता है उसमें सिर्फ H2O ही होता है, इसके अलावा दूसरा कोई भी पार्टिकल नहीं होता। इसलिए डिस्टिल वाटर जो है मतलब जो लैब में फ़िल्टर करके रखा हुआ है वो प्योर है। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि जब किसी मैटर के सभी पार्टिकल्स एक ही टाइप के हों, मतलब सभी पार्टिकल्स का केमिकल नेचर एक जैसा हो, तो वो मैटर प्योर है, जैसे कि डिस्टिल वाटर। और जब किसी मैटर के सभी पार्टिकल्स का केमिकल नेचर एक जैसा ना हो, मतलब सभी पार्टिकल्स एक जैसे नहीं हैं, जैसे समुद्र का पानी, तो उसमें पानी भी होता है मतलब H2O भी होता है और नमक भी होता है मीन्स NaCl। तो H2O प्लस NaCl और भी बहुत सारे उसमें पार्टिकल्स मिले रहते हैं, इसलिए समुद्र का पानी प्योर नहीं है क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप प्योर का मतलब समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे मिक्सर के बारे में। वैसे तो मिक्सर वर्ड आपने सुना ही होगा, लेकिन एक बार मिक्सर वर्ड की डेफिनेशन भी हम आपको बता देते हैं। तो मिक्सर वर्ड की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि जो भी मैटर प्योर नहीं है वो मिक्सर है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि दूध या फिर समुद्र का पानी, क्योंकि समुद्र के पानी में एक से ज़्यादा मैटर मिले होते हैं, क्योंकि उसमें पानी भी होता है मीन्स H2O और नमक भी होता है मीन्स NaCl, और भी बहुत सारे मैटर उसमें मिले होते हैं। इसी तरह मिट्टी भी एक मिक्सर है क्योंकि इसमें भी बहुत सारे मैटर मिले होते हैं, और इसी तरह एयर भी एक मिक्सर है क्योंकि उसमें भी बहुत सारी गैसें मिली होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसें मिली रहती हैं, इसलिए एयर भी एक मिक्सर है। और जो मिक्सर है उसे साइंस की लैंग्वेज में प्योर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साइंस के लैंग्वेज में प्योर वही है जिसमें कोई मिक्सर ना हो। अगर हम सोडियम क्लोराइड मीन्स नमक के बारे में बात करें तो नमक एक प्योर मैटर है या फिर कोई मिक्सर है? तो नमक एक मिक्सर नहीं है बल्कि एक प्योर मैटर है, क्योंकि नमक में सिर्फ नमक के ही पार्टिकल्स या मैटर पाए जाते हैं, इसमें दूसरा कोई भी मैटर या पार्टिकल्स नहीं पाया जाता। जैसे कि नमक का केमिकल फार्मूला जो होता है वो होता है NaCl,
तो उसमें सिर्फ NaCl ही पाया जाता है और दूसरा कोई नहीं पाया जाता। इसलिए नमक एक प्योर मैटर है, ना कि कोई मिक्सर। नमक को आप गर्म करके या फिर ठंडा करके या फिर किसी भी तरह से आप इसमें से दूसरा कोई भी मैटर नहीं निकाल सकते, क्योंकि नमक एक प्योर मैटर है। इसमें से सिर्फ नमक ही निकलेगा, इसमें से दूसरा कोई भी मैटर नहीं निकलेगा। इसलिए एक मिक्सर नहीं बल्कि प्योर मैटर है। और अगर आप समुद्र के पानी को गर्म करें तो समुद्र के पानी से आपको भाप भी मिल जाएगी, नमक भी मिल जाएगा और भी बहुत सारे मैटर मिल जाएंगे। लेकिन नमक में से सिर्फ आप नमक ही निकाल पाएंगे, दूसरा कोई मैटर नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए समुद्र का पानी मिक्सर है, ना कि प्योर मैटर। और नमक की तरह शुगर भी एक प्योर मैटर है, ना कि कोई मिक्सर, क्योंकि शुगर में भी सिर्फ शुगर के ही पार्टिकल्स पाए जाते हैं या शुगर के ही मैटर होते हैं, दूसरा कोई मैटर नहीं होता। इसमें से भी आप गर्म या ठंडा करके दूसरा कोई भी मैटर नहीं निकाल सकते। इसलिए शुगर भी एक प्योर मैटर है, ना कि कोई मिक्सर। लेकिन अगर नमक या शुगर को पानी में मिला दिया जाए तो फिर वो एक प्योर मैटर नहीं रह जाएगा, फिर वो एक मिक्सर बन जाएगा। और शुगर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C12H22O11। आप इसे याद रखिएगा। शुगर के पार्टिकल्स और पानी के पार्टिकल्स मतलब C12H22O11 प्लस H2O, ये दोनों मिल करके कोई तीसरा मैटर बना लेंगे। और फिर वो जो मैटर बनेगा तीसरा, वो एक मिक्सर होगा, ना कि प्योर। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सर्स के बारे में। अभी तक हमने आपको बताया कि अगर कोई मैटर किन्हीं दो या दो से अधिक मैटर्स से आपस में मिल करके बना है तो वो एक मिक्सर है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि समुद्र का पानी या फिर शरबत या फिर नींबू पानी या मिट्टी या फिर एयर, ये सभी के सभी मिक्सर हैं। और सभी मिक्सर्स को स्पेशली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट है होमोजीनियस और दूसरा पार्ट है हेट्रोजीनियस। अब हम जानेंगे कि होमोजीनियस में कौन कौन से मिक्सर आते हैं और हेट्रोजीनियस में कौन कौन से मिक्सर आते हैं। लेकिन एग्जांपल दिखाने से पहले हम आपको एक एक्टिविटी के बारे में बता दे रहे हैं कि आप अपनी क्लास में 4 ग्रुप बनाइए या फिर 4 लोगों को इकट्ठा करिए। पहले ग्रुप को 50 ml वाटर और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का पाउडर दीजिए और दूसरे ग्रुप को 50 ml वाटर और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का पाउडर दीजिए। और तीसरे ग्रुप को कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट का मिक्सर दे दीजिए। और चौथे ग्रुप को भी यही मिक्सर देना है, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट का, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में दे दीजिए। अब हमें इन चारों एक्टिविटी से क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई है, चलिए एक एक करके हम जानते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप को हमने दिया था 50 ml वाटर और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट। तो जब कॉपर सल्फेट को 50 ml वाटर में मिलाया तो कॉपर सल्फेट पानी में घुल गई और जो सॉल्यूशन का कलर मिला वो मिला ब्लू कलर। और दूसरे ग्रुप को भी हमने 50 ml वाटर दिया था, लेकिन जो कॉपर सल्फेट दिया था वो थोड़ा ज़्यादा दिया था, 2 चम्मच। और जब उसको उसने मिलाया पानी में कॉपर सल्फेट को तो कलर प्राप्त हुआ ब्लू कलर, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा डार्क था कलर, क्योंकि कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा थी। लेकिन इन दोनों ग्रुप के जो सॉल्यूशन बने उसमें कॉमन बात ये है कि इन दोनों सॉल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट घुला है उसे अलग अलग नहीं देखा जा सकता। वो इस तरह से घुल गए जैसे कि किसी शुगर को पानी में घोल दिया जाए तो वो पूरे पानी में फैल जाती है और वो अलग अलग पार्टिकल्स के रूप में फिर नहीं दिखाई पड़ती। जैसे कि दोनों ग्रुप ने अपने अपने कॉपर सल्फेट को पानी में घोला तो थोड़ी देर बाद देखा कि कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स पानी के बीच गायब होने लगे हैं। मतलब वो उसमें इस तरह घुल जा रहे हैं कि फिर वो अलग अलग पार्टिकल्स को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जैसे कि अगर शुगर या नमक को पानी में घोल दिया जाए तो वो इस तरह से घुल जाते हैं कि फिर उन्हें नॉर्मली आंखों से देखा नहीं जा सकता। तो इस तरह के जितने भी सॉल्यूशन हमें दुनिया में दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो नींबू पानी हो या शरबत हो या फिर अभी हमने आपको जो बताया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो, तो इस तरह के जितने भी मिक्सर हैं वो सभी मिक्सर होमोजीनियस मिक्सर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इन मिक्सर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बारीक होते हैं, मतलब आपस में इस तरह से मिल जाते हैं कि फिर उन्हें अलग अलग नॉर्मली आंखों से नहीं देखा जा सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप होमोजीनियस मिक्सर समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम हेट्रोजीनियस मिक्सर के बारे में बात करेंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सर को समझने के लिए हम बात करेंगे तीसरे और चौथे ग्रुप के बारे में। उनको हमने दिया था कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट का मिक्सर। लेकिन हमने जो दोनों ग्रुप को दिया है कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट, दोनों पाउडर के फॉर्म में है और जब दोनों को मिक्स किया तो वो मिक्सर भी पाउडर के फॉर्म में है। इन दोनों पाउडर को जब आपस में मिला दिया गया
तब भी इनके पार्टिकल्स को अलग अलग देखा जा सकता है नॉर्मल आँखों से भी। इसलिए ये एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, बल्कि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स मिलाने के बाद भी अलग अलग देखे जा सकते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एक एग्जांपल हम आपको और दिखा देते हैं। जैसे कि अगर हम पानी में बालू या मिट्टी मिला दें तो थोड़ी देर के लिए मिल तो जाती है बालू या मिट्टी पानी में, लेकिन अगर पानी को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ दें तो बालू या मिट्टी जो है पानी की निचली सतह पर धीरे धीरे बैठने लगते हैं। और बात यह भी है कि बालू या मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, मिलाने के बाद भी हमें दिखाई पड़ते हैं नॉर्मल आँखों से। इसलिए ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जबकि अगर हम बालू या मिट्टी के बजाय पानी में नमक या चीनी घोल दें तो नमक या चीनी के पार्टिकल्स पानी में इस तरह से मिल जाते हैं कि फिर उन्हें अलग अलग पार्टिकल्स के रूप में पानी में नहीं देखा जा सकता। इसीलिए ये होमोजीनियस की कैटेगरी में आते हैं। जबकि बालू को अगर पानी में घोला जाए तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का चलिए एक एग्जांपल हम आपको और दिखाते हैं। जैसे कि अगर आप पानी में तेल मिलाने की कोशिश करें तो आप नहीं मिला पाएंगे। जब आप पानी में तेल डालेंगे तो पानी नीचे चला जाएगा और तेल ऊपर चला जाएगा, आपस में एक दूसरे से मिक्स नहीं हो पाएंगे, ये दोनों अलग अलग ही दिखाई पड़ेंगे। तो इसलिए ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ना कि होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का चलिए एक एग्जांपल हम आपको और दिखाते हैं। जैसे कि जब आप घर में खाना खाने बैठते हैं तो आप सलाद बनाते हैं और सलाद में आप ढेर सारे मटेरियल आपस में मिलाते हैं, लेकिन वो सारे मटेरियल आपस में मिलाने के बाद भी एक दूसरे से अलग अलग ही नज़र आते हैं। आप उन्हें नॉर्मली आंखों से बड़ी आसानी से देख सकते हैं अलग अलग। इसलिए ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ना कि होमोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए एक एक्टिविटी हम और कर लेते हैं। आप अपनी क्लास में फिर से 4 ग्रुप बनाइए। पहले ग्रुप को आप कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, मतलब कुछ पार्टिकल्स कॉपर सल्फेट के दे दीजिए, और दूसरे ग्रुप को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का पाउडर दे दीजिए, और तीसरे ग्रुप को आप चाक का पाउडर या फिर कुछ आटा दे दीजिए गेहूं का। चौथे ग्रुप को आप दूध या फिर इंक की कुछ बूंदें दे दीजिए। और सभी चारों ग्रुप ने अपने अपने मैटर को पानी में घोल दिया। पहले ग्रुप ने जब अपने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में घोला तो घुलने के बाद पार्टिकल्स जो क्रिस्टल के गायब हो गए, लेकिन पानी का कलर हो गया ब्लू कलर। लेकिन ख़ास बात ये थी कि जो क्रिस्टल थे वो घुलने के बाद इस तरह गायब हो गए, फिर उन्हें आंखों से नॉर्मली देखा नहीं जा सकता। इसी तरह दूसरे ग्रुप ने भी कॉपर सल्फेट के पाउडर को पानी में डाला और घुल गए, उसके बाद गायब हो गए और फिर नॉर्मली आंखों से उसे भी नहीं देखा जा सकता। तो इससे ये बात साबित होती है कि चाहे आप क्रिस्टल डालें कॉपर सल्फेट का या फिर कॉपर सल्फेट का पाउडर डालें, दोनों ही घुलने के बाद इनविजिबल हो जाएंगे, मतलब दिखाई नहीं पड़ेंगे। और तीसरे ग्रुप ने चाक का पाउडर या फिर आटा घोला था पानी में, लेकिन चाक का पाउडर हो या आटा हो, पानी में घुलने के बाद भी उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई पड़ते हैं। और अगर पानी को थोड़ी देर तक ना हिलाएं तो वो थोड़ी देर बाद चाक का पाउडर या आटा पानी की निचली सतह पर बैठने लगते हैं बर्तन में। अब हम बात करते हैं चौथे ग्रुप के बारे में। चौथे ग्रुप ने पानी में मिलाया था उसमें दूध की कुछ बूंद या फिर इंक की कुछ बूंद मिलाई थी। मिलाने के बाद फिर ये दिखाई पड़ता है कि दूध की बूंद हो या इंक की, ये पानी में चारों तरफ फैल जाते हैं। इनके पार्टिकल्स तो नहीं दिखाई पड़ते, बट इनका कलर ज़रूर दिखाई पड़ता है। और इनके पार्टिकल्स तो पहले भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे जब नहीं मिलाया गया था, और मिलाने के बाद भी नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ये पानी के कलर को ज़रूर चेंज कर देंगे। और अब हम बात करते हैं कि ये जो मिक्सर बने हैं, अगर इन पर टार्च की लाइट डाली जाए तो टार्च की लाइट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो पहले ग्रुप ने कॉपर सल्फेट का मिक्सर बनाया है बीकर में। अगर इस पर हम टार्च की लाइट मारेंगे तो टार्च की लाइट आर पार चली जाएगी। इसी तरह जो दूसरे ग्रुप के पास कॉपर सल्फेट का मिक्सर है, अगर उस पर भी हम टार्च की लाइट मारेंगे तो लाइट आर पार चली जाएगी। लेकिन जो तीसरा मिक्सर बना है चाक का पाउडर या फिर आटे का, अगर उस पर हम टार्च की लाइट मारेंगे तो फिर लाइट आर पार नहीं जाएगी, अगर मिक्सर काफ़ी गाढ़ा होगा तो। क्योंकि चाक के पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे पानी में घुले हैं, वो टार्च की लाइट को रोकते हैं, वो आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जबकि जो कॉपर सल्फेट का मिक्सर था उसमें कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स घुल करके गायब हो गए हैं, वो दिखाई भी नहीं पड़ते आँख से, इसलिए वो टार्च की लाइट को रोक नहीं पाते। जबकि जो चौथा मिक्सर है इंक और पानी का, वो भी टार्च की लाइट को नहीं रोक पाएगा। अब हम बात करेंगे कि इन मैटर्स को जिनको हमने पानी में घोल रखा है, अगर इन्हें हम फिल्टर पेपर से अलग करना चाहें तो क्या अलग कर सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का जो मिक्सर बना है उसे फ़िल्टर पेपर से छान करके अलग नहीं किया जा सकता,
क्योंकि पानी में जो कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स घुल गए हैं वो इतने बारीक हैं कि उन्हें फ़िल्टर पेपर से भी अलग नहीं किया जा सकता। जबकि जो तीसरे ग्रुप के पास चाक के पाउडर का मिक्सर है वो इतने बड़े होते हैं पार्टिकल्स पानी में घुलने के बाद भी कि वो फ़िल्टर पेपर को पार नहीं कर पाएंगे और फ़िल्टर पेपर लगाया जाएगा तो वो छन करके बाहर हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे चौथे ग्रुप के बारे में, और चौथे ग्रुप ने पानी में मिलाया है दूध। तो दूध के पार्टिकल्स पानी में मिल तो गए लेकिन फिर भी आंखों से दिखाई पड़ रहे हैं, और दूध के जो पार्टिकल्स हैं पानी में इस तरह से मिल गए हैं कि उन्हें फ़िल्टर पेपर से अलग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन पार्टिकल्स दिखाई ज़रूर पड़ते हैं। तो इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ना इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखा ही ना जा सके, और ना ही इतने बड़े होते हैं कि उन्हें अलग किया जा सके फ़िल्टर पेपर से। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय अ सब्सटेंस। सब्सटेंस आप किसे समझते हैं? तो हम आपको बता देते हैं कि सब्सटेंस उस मैटर को हम बोलते हैं जिसके सभी पार्टिकल्स एक जैसे हों, मतलब सभी की क्वालिटी एक जैसी हो जिस मैटर की, उस मैटर को हम बोलेंगे सब्सटेंस। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि हम आपको बता देते हैं कि नमक का कोई टुकड़ा हो या फिर शुगर का, तो उस टुकड़े में नमक या शुगर के जितने भी पार्टिकल्स होंगे एक ही जैसे रहते हैं, वो किसी दूसरे टाइप के पार्टिकल्स बीच में नहीं पाए जाते, इसलिए इसे बोलेंगे सब्सटेंस। क्योंकि चाहे नमक का टुकड़ा हो या शुगर का, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से ही मिलकर के बने हैं, और जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हैं वो सभी पार्टिकल्स एक ही तरह के हैं, ना कि अलग अलग। तो ये एक सब्सटेंस हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर में कुछ डिफरेंस बताइए। पहला डिफरेंस ये होता है कि हमने आपको बताया है कि होमोजीनियस मिक्सर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नॉर्मली आंखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे कि अगर शुगर या नमक को पानी में घोल दिया जाए तो वो फिर घुलने के बाद दिखाई नहीं पड़ते उसके पार्टिकल्स। और हेट्रोजीनियस मिक्सर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो घुलने के बाद भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि आप बालू या मिट्टी को अगर पानी में घोल दें तो वो पूरे पानी में फैल तो जाएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद भी हमें पार्टिकल्स नज़र आते रहेंगे। और अगर थोड़ी देर तक हम पानी को हिलाए डुलाएं ना, तो वो थोड़ी देर बाद पानी की निचली सतह पर बैठने लगते हैं मिट्टी और बालू के पार्टिकल्स। और दूसरा डिफरेंस ये है कि होमोजीनियस मिक्सर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरे मिक्सर में हर जगह एक जैसे रहते हैं, मतलब उनकी क्वांटिटी हर जगह एक जैसी रहती है। जैसे कि जब आप शरबत बनाते हैं तो शरबत बनाने के लिए पानी में आप शुगर घोलते हैं, तो शुगर घुलने के बाद पूरे पानी में एक समान फैली रहती है। ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर ज़्यादा होंगे पार्टिकल्स, कहीं पर कम, और कहीं का पानी ज़्यादा मीठा होगा कहीं का कम। ऐसा नहीं होता, पूरा पानी एक समान मीठा रहता है। और तीसरा डिफरेंस हम आपको बताएं कि होमोजीनियस मिक्सर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो लगभग इनविजिबल होते हैं, उन्हें नॉर्मली आँखों से भी नहीं देखा जा सकता। जबकि जो हेट्रोजीनियस मिक्सर के पार्टिकल्स होते हैं वो साइज़ में थोड़ा बड़े होते हैं, उन्हें आँखों से बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। अभी तक हमने बात किया मिक्सर और टाइप्स ऑफ मिक्सर के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसकी सिंपल सी डिफिनेशन ये है कि जो होमोजीनियस मिक्सर होते हैं उन्हें सॉल्यूशन बोलते हैं। और हमने आपको ये भी बताया है कि होमोजीनियस मिक्सर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बारीक होते हैं कि उन्हें नॉर्मली आंखों से नहीं देखा जा सकता। और एग्जाम्पल के रूप में हमने आपको बताया था कि जैसे नींबू पानी हुआ या शरबत हुआ, इसी तरह कुछ गैसें भी हैं जब आपस में मिल जाती हैं तो वो अलग अलग फिर दिखाई नहीं पड़ती। तो गैसें भी होमोजीनियस की कैटेगरी में आती हैं और इन्हें सॉल्यूशन भी कह सकते हैं आप। और सिर्फ गैसों में ही नहीं बल्कि सॉलिड्स में भी होमोजीनियस मिक्सर पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर कॉपर और जिंक को आपस में मिलाएं तो पीतल बन जाती है, और पीतल में फिर कॉपर और जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स अलग अलग नज़र नहीं आते और ना ही उन्हें आप आंखों से देख सकते हैं अलग अलग। इसी तरह और भी बहुत सारे मेटल हैं जो मिक्सर करके बनाए गए हैं और इन्हें दूसरी भाषा में आप सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, और इनका एक नाम है एलाइज, आप इन्हें एलाइज भी कह सकते हैं। चलिए अब हम सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा और डिटेल से जान लेते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में मेनली दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। तो आखिर सॉल्वेंट और सॉल्यूट किसे कहते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं आगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम ले लेते हैं नींबू पानी या शरबत को, तो शरबत में जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट है और जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूट है। तो किसी भी सॉल्यूशन में हम सॉल्वेंट उसे बोलते हैं जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जैसे पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे,
और शुगर के जो पार्टिकल्स हैं उसे हम सॉल्यूट बोलेंगे क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम है। और नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन जो होता है वो एल्कोहल और आयोडीन का मिक्सचर होता है। तो टिंचर ऑफ आयोडीन के सॉल्यूशन में आयोडीन एक सॉल्यूट है और एल्कोहल सॉल्वेंट है, क्योंकि एल्कोहल की क्वांटिटी ज़्यादा है और आयोडीन की क्वांटिटी कम है। इसी तरह सोडा वाटर भी है। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम सॉल्यूट कहते हैं और उसमें जो पानी पाया जाता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। इसी तरह जो एटमॉस्फेयर में एयर है इसमें भी 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और इसके अलावा बाकी अन्य गैसें हैं। तो इसमें जो सॉल्वेंट है वो है नाइट्रोजन और बाकी अदर गैसें सॉल्यूट हैं, क्योंकि इस मिक्सचर में नाइट्रोजन की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर भी होता है। और हमने ये भी बताया था आपको कि होमोजीनियस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं, उन्हें नॉर्मली आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो इसलिए सॉल्यूशन के भी पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होंगे और इतने छोटे होते हैं कि इनका जो साइज होता है 10⁹ मीटर, और 10⁹ मीटर को हम बोल सकते हैं 1 नैनोमीटर। और इतने छोटे पार्टिकल होने की ही वजह से अगर इन पर टार्च की लाइट मारी जाए तो टार्च की लाइट इन्हें पार करके चली जाती है और ये टार्च की लाइट को रोक भी नहीं पाते। और अगर हम सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के पार्टिकल्स को फिल्टर पेपर के द्वारा अलग करना चाहें तो अलग भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पार्टिकल्स ही बहुत छोटे होते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत जान गए होंगे, लेकिन अभी आपको डिटेल में हम और बताएंगे। अब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन को वैसे तो हिंदी में बोलते हैं गाढ़ापन। कॉन्सेंट्रेशन की डिफिनीशन बताने से पहले हम आपको इसका एग्जाम्पल दिखा देते हैं। माना कि हमारे पास 2 गिलास शरबत रखे हैं, एक गिलास में 1 चम्मच चीनी डाला है हमने और दूसरे गिलास में हमने 2 चम्मच चीनी डाला है। मीन्स पहले गिलास में हमने सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम डाले हैं और दूसरे गिलास में हमने सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा डाले हैं। पहले गिलास में रखा शरबत थोड़ा कम मीठा होगा क्योंकि उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स मीन्स चीनी थोड़ा कम है, जबकि दूसरे गिलास का शरबत थोड़ा ज़्यादा मीठा होगा क्योंकि इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स मीन्स चीनी थोड़ा ज़्यादा है। तो अब हम आपको बताते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिसाइड किया जाता है। तो जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम होंगे तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन कम कॉन्सेंट्रेट है, और जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कहा जाता है। और इसी के अपोजिट जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे कि ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है, या फिर इसे हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम होंगे उसे हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे उसे हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए चलिए हम एक एक्टिविटी आपको और दिखाते हैं। आप 2 बीकर लीजिए और दोनों बीकर में 50 ml वाटर फिल कर लीजिए। पहले बीकर में आप नमक घोलना शुरू करिए और दूसरे बीकर में आप शुगर घोलना शुरू करिए, और दोनों बीकर में नमक और शुगर तब तक घोलते रहिए जब तक कि घुलना बंद ना हो जाए। एक समय ऐसा आएगा कि और ज़्यादा नमक या शुगर आप नहीं घोल पाएंगे, और जब घुलना बंद हो जाए नमक या शुगर तो आप 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और बढ़ा दीजिए। मान लीजिए कि पहले टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस और अब आपने बढ़ाकर कर दिया है 35 डिग्री सेल्सियस। और जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आप देखेंगे कि नमक या शुगर को अभी और ज़्यादा घोला जा सकता है। थोड़ा सा नमक या शुगर घुलने के बाद और ज़्यादा नमक और शुगर घुलना फिर से बंद हो जाएगा। 35 डिग्री सेल्सियस पर अब इस सॉल्यूशन में और ज़्यादा नमक या चीनी घोली नहीं जा सकती। तो इस बात को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अब ये जो सॉल्यूशन है 35 डिग्री सेल्सियस पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। और जब हमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया था, मीन्स जब 30 डिग्री सेल्सियस था, उस टाइम पर भी एक बार और ज़्यादा नमक या चीनी घुलना बंद हो गया था, तो उसको हम बोलेंगे कि अब ये सॉल्यूशन 30 डिग्री सेल्सियस पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। और इसकी सिंपल सी एक डिफिनेशन ये भी दी जा सकती है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूशन में जितने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स घोले जा सकते हैं
उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स घोले गए हैं उसे बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। मान लीजिए कि 30 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलो पानी में आपने 50 मोल चीनी घोल डाली और अब आप और ज़्यादा चीनी नहीं घोल पा रहे हैं, तो इसे बोलेंगे कि 30 डिग्री सेल्सियस पर पानी और चीनी का जो सॉल्यूशन बना है इसकी सॉल्युबिलिटी 50 मोल है। अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उसे कहते हैं जब किसी सॉल्यूशन में अभी और ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स घोले जा सकते हैं। मतलब अभी जो सॉल्यूशन बना है वो सैचुरेशन की पोजीशन तक नहीं पहुंचा, मतलब अभी उसमें पॉसिबिलिटीज़ है कि अभी और सॉल्यूट के पार्टिकल्स घोले जा सकते हैं, तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है, जैसे कि मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलो पानी में आप 500 ग्राम चीनी घोल सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी टेम्परेचर पर 1 किलो पानी में आप 500 ग्राम नमक भी घोल पाएँ। हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम घोल पाएँ नमक आप, या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा नमक घोल पाएँ, हो सकता है 600 ग्राम, हो सकता है 400 ग्राम घोल पाएँ आप। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दोनों एग्जाम्पल में हमने सेम सॉल्वेंट रखा है, मतलब दोनों जगह हमने पानी ही रखा है, सिर्फ सॉल्यूट बदला है। एक जगह चीनी घोला है और एक जगह नमक। तो यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं कि जो सॉल्यूट के घुलने की क्वांटिटी है वो अलग अलग है। एक सॉल्यूट ज़्यादा घुल रहा है तो दूसरा कम, जबकि दोनों का सॉल्वेंट सेम है, मतलब पानी सेम है। तो इससे ये रिजल्ट निकलता है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी बदल सकती है अगर सॉल्यूट बदल दिया जाए तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि सॉल्युबिलिटी भी बदल सकती है किसी सॉल्वेंट की अगर सॉल्यूट बदल दिया जाए तो। अब हम बात करेंगे कि किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं। किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकालने का मतलब होता है कि उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट उपलब्ध है, ये कैसे निकाला जाता है। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट उपलब्ध है ये निकाल लें तो वही उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा। किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर हम पहला तरीका देखने जा रहे हैं। किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का टोटल जितना मास हमने घोला है उसको अगर टोटल सॉल्यूशन के मास से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा। मान लीजिए कि किसी सॉल्यूशन में 1 kg सॉल्यूट हमने घोला है और मान लीजिए कि टोटल सॉल्यूशन का जो वेट है वो है 2 kg, और जब हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50। तो ये जो 50 आया है यही है सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन।